गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे सभी? ऑल गुड। सो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर साइंस डिकोडर बाय शुभम वैश। ओके, तो बेटे आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर जो फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हो। ठीक है ना, जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल जो बनाया था मतलब वो कैसे बनाया था, उसमें क्या क्या चीजें थी, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, जो जे थॉमसन थे उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो बाद में डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है ना, मतलब फेल हो गया था बाद में वो आपका। तो ऐसा क्यों हुआ वो सब चीजें हम लोग देख चुके थे। ठीक है, लास्ट क्लास में। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे आए थे उसके अंदर जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, राइट। बेटे बहुत ही अमीर साइंटिस्ट थे ऐसा माना जाता है। ठीक है ना, मतलब मैंने भी सुना है, आप लोगों में सुना रहा हूँ। ठीक है, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो भाई। ठीक है, अब इन्होंने जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था ना बेटे, एक गोल्ड फॉइल ली थी। क्या ली थी बेटे? गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल थोड़ी थिक होती है, समझे। इसके पीछे, इसको गोल्ड फॉइल को लेने के पीछे का रीजन तुम्हारा ये था। देखो बेटे इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी, बहुत पोर्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी अपनी ओपन करके बैठिए, उसमें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, उसमें जितनी 1 2 3 जहां पे ऑस्टिलेट्स दे रखे हैं, फीचर्स दे रखे हैं, सब कुछ जितने भी तुम्हारे नंबरिंग आ रखी है इस तरीके से, वन फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर। ठीक है, एनसीईआरटी का वो पूरा पढ़ोगे आप लोग। ठीक है ना, जहां पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिखा हुआ है उसे आप पूरा पढ़ोगे और उसे पढ़ करके वही आपको एग्जाम में लिखना है। इसमें कोई वो इफ बट नहीं है। ठीक है ना, वही सब आपने लिखना है, बट मैं आपको समझाया हूँ बस खाली, और एनसीईआरटी से आपको इसको इसकी लैंग्वेज देखनी, कैसे कैसे उस चीज को लिखना है। ठीक है बेटे, बाकी चैप्टर के एंड में मैं नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी अभी तक किसी चैप्टर के नोट्स मैंने ऐसे डाले नहीं है, क्योंकि थोड़ा ना जरा अभी एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ा मैं जरा बिजी चल रहा हूँ। ठीक है ना, बट मैं कोशिश करता हूँ जल्दी इसको करने की। बट तब तक आप लोग क्या कीजिए, एनसीईआरटी लीजिए और उसको समझो, और इसमें जहां भी 1 2 3 जैसे लाइनिंग्स दे रखे ना, कहीं फीचर्स दे रखे हैं, कहीं गोल्ड फॉइल दे रखे हैं कि उसने गोल्ड फॉइल को चूज क्यों किया था, सब चीजें कि मतलब फीचर्स तुम्हारे क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या चीज बताया, कंक्लूजन तुम्हारे उनके एक्सपेरिमेंट से क्या थे, तो वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज है, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे मतलब मुझसे ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, ध्यान दो। तो इन्होंने क्या किया था बेटे, गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है कि इन्होंने, इनको चाहिए थी एक एटम जो थिक फॉइल इनको चाहिए थी, मतलब परत। अब कोई भी जो फॉइल है, मतलब समझे ना, वो क्या है, वो भी तक मैटर ही है। मैटर है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एटम्स है, राइट। एटम्स हैं, तो एटम्स के अंदर क्या क्या चीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है, थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, बाद में उसका मॉडल फेल भी हो गया था, बट बाद में रदरफोर्ड आए, उन्होंने देखा कि भाई एटम्स के अंदर एक्चुअली में हो क्या चीज इसमें होती है। ठीक है, वो सोच रहे थे कि एटम जो है ना बहुत थिक है, मतलब भरा हुआ है, मोटा है काफी। अब गोल्ड उन्होंने इसलिए चूज किया बेटे, गोल्ड जो है ना एक मेटल जो होती है वो अनरिएक्टिव होती है। आपने देखा होगा कि अनरिएक्टिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही लेस रिएक्शन शो करती है ये। ठीक है ना, जैसे गोल्ड होता है आप लोग कभी देखते हो खराब ही नहीं होता, समझे ना, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है, खराब कभी होता ही नहीं, इसलिए वो महंगा होता है, राइट। ओके, तो गोल्ड को उन्होंने देखा था कि इससे क्या है, ये अनरिएक्टिव होती है, तो इसका मतलब जब भी मैं इस पर एक्सपेरिमेंट को करूंगा तो किसी भी तरह का रिएक्शन तो नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन तो नहीं होगा, ना कोई रेडिएशन आएगा, कोई आसपास के लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, राइट। इसलिए ही उन्होंने क्या है, गोल्ड फॉइल को चूज किया था। ठीक है ना, बट बाकी बुक में बस खाली आपको ये देखना कि उनको जो है एक थिक एटम्स वाली फॉइल चाहिए थी, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बाद में क्या किया, इसमें अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करी। क्या करी? अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने पास करा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? अल्फा। अल्फा। अब बेटे अल्फा बीटा एंड गामा जो हमारे होते हैं ना, सो अल्फा पार्टिकल्स की जैसे हम लोग बात करते हैं, इन्होंने ये अल्फा पार्टिकल्स तुम्हारे क्या होते हैं, इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाया था, राइट। ओके, तो बेटे अल्फा पार्टिकल्स हमारा ना हीलियम का आयन होता है। क्या होता है? हीलियम आयन, इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। जब किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है ना बेटे, तो वो क्या होता है? अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब वो एकदम घूमना फिरना शुरू कर देता है, एकदम भागना, उसमें एक एनर्जी आ जाती है, कहना मतलब समझे ना। जैसे कोई भी तुम्हारे पास से, मान लो कोई तुम्हारी पेंसिल है वो खो गई स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, तुम क्या करो, सबके बैग चेक करना कर डालोगे, पूरे क्लास में घूमोगे, राइट। तो सेम चीज इसके साथ होती है। अब हीलियम से जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो ना बेटे, तो इस पे एक आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। जब 2+ लगाओ, उसका 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए इसके अंदर से ना, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन खो गए, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से क्या होता है, ये हो जाता है क्या? अनस्टेबल हो जाता है। क्या होता है? अनस्टेबल। तो कोई भी जो तुम्हारा पार्टिकल होता है, जो माइक्रोस्कोपिक छोटा पार्टिकल जो एटम होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, तो या तो वो स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब होता है कि वो ना, वो क्या करता है ना, सारे में घूमना फिरना इस तरीके से बहुत तेज भागना शुरू कर देता है। ये सारी जो एनर्जीज होती है, कोई माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही अति सूक्ष्म पार्टिकल जो तुम्हारा होता है, वो आपका चलता है,
इसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो इसी के थ्रू तुम्हारा जो है टिंडल इफेक्ट होता है, इसी के थ्रू तुम्हारी जो लाइट रेज होती हैं उनके थ्रू तुम्हारा जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो करते हो सब इन्हीं के थ्रू करते हो, इस तरीके से होता है। तो ये दिखती नहीं एनर्जी, समझे ना, हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख पाते हैं, जो लाइट है ना सिर्फ उसी को देख पाते हैं। इस तरीके की लाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी एनर्जी होती है जो हमें दिखती नहीं है। आपने सुना होगा इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये क्या है? ये सब इसी तरीके के पार्टिकल है जो घूमते रहते हैं, समझे। तो ऐसे एक पार्टिकल हमारा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। सिर्फ ये याद रखना, ठीक है ना। हीलियम का आयन होता है, क्या होता है? हीलियम का आयन, जिसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं, राइट। ठीक है ना। एनसीईआरटी में इतना गिवन नहीं है, बट लेकिन जो है आपको पता होना चाहिए, हायर क्लासेस में आप और अच्छे से इसको पढ़ोगे। तो अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने बॉम्बार्डिंग करे। बॉम्बार्डिंग का मतलब क्या होता है? उन्होंने इसको पास करवाया। क्या करवाया? पास करवाया, राइट। समझ आ रही बात? उन्होंने अल्फा रेस को पास करवाया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो है वो सोच रहे थे कि एटम जो है बहुत ज्यादा थिक है अंदर से, ठीक है, भरा हुआ एटम तुम्हारा है, राइट। तो पार्टिकल्स, अब लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन का एक की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी एनर्जी तुम्हारी होती है, जब वो ऐसे हिट होती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है। तो वो रिफ्लेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें रिफ्लेक्शन होगा, बट लेकिन रिफ्लेक्शन तो हुआ नहीं। अब ये हाई एनर्जी रेज जो है इजीली एटम में से पास ऑन हो गई इजीली। इसका मतलब क्या? एटम जो है अंदर से खोखला है। उन्होंने बोला कि एट द होल स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द लाइट रेज वर पास आउट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के मोस्ट ऑफ द लाइट रेज जो थी आपकी, वो क्या थी? एटम में से इजीली पास हो गई, राइट। ठीक है ना। एटम में से इजीली बहुत सारी लाइट रेज आपकी पास हो गई बेटे। बट कुछ लाइट रेज आपकी ऐसी थी जो किसी ना किसी एंगल पर क्या है? डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, राइट। तो किसी ना किसी एंगल पर डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, राइट। और हर 12,000 में से कोई एक ऐसी भी थी जो बिल्कुल 180 डिग्री पे, मतलब रिबाउंड हो रही थी, राइट। जैसे रिबाउंड हो रही है, समझे। अब उन्होंने क्या कहा? इसका मतलब ये कि एटम जो है वो तो खाली है बिल्कुल, ठीक है। इसके बीच में कुछ है जहां से इसको रिपल्सिव इंटरेक्शन मिल रहा है। मतलब लाइट को यहां से, जैसे अल्फा यहां से पार्टिकल यहां से जा रहा है, इसको रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? रिपल्शन फेस करना पड़ रहा है, मतलब वो इसे दूर भगा रहा है, राइट। अब आपको पता है कि मैंने बताया था मैग्नेट की तरह क्या होता है, चार्जेस में भी यही सब चीजें होती है। मैंने उस दिन आपको बताया भी था, चार्जेस में भी क्या था? पॉजिटिव और पॉजिटिव। जैसे मैग्नेट होता है ना, नॉर्थ पोल, ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है। इनमें क्या होता है? रिपल्सिव इंटरेक्शंस होते हैं। और जो अनलाइक पोल्स हमारे होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो हमारे होते हैं, उसमें क्या होता है बेटे? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, राइट। तो अनलाइक चार्जेस जो तुम्हारे होते हैं उसमें क्या होता है बेटे? अट्रैक्शन होता है। और जो लाइक चार्जेस तुम्हारे होते हैं उसमें रिपल्शन होता है, राइट। अब इसमें रिपल्शन इसको हो रहा है, मतलब अगर ये अट्रैक्ट कर रहा होता तो क्या होता? तो सारी लाइट को अपने अंदर जो एब्जॉर्ब कर लेता, अगर ये अट्रैक्ट करता है इसको तो। बट लेकिन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। रिपेल का मतलब रिपल्शन, इसे फेस करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये जैसा ये वैसा ही है। अब अल्फा पार्टिकल तुम्हारा क्या होता है? मैंने बताया हीलियम 2 पॉजिटिव, ये कैसा हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, बोलो, राइट। अब हीलियम आयन जो है, जब ये अल्फा पार्टिकल तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये मुझे पता है, तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज ही है, तभी तो रिपेल करेगा भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तभी तो रिपेल करेगा। तो इट मींस यहां पर कुछ रिपल्शन इसे फेस करना पड़ रहा है। समझ आ रही बात? तो ये जो यहां से एटम के अंदर से ये कुछ बीच में कुछ है जिससे इसको रिपल्शन मिल रहा है, और खुद क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसने क्या बोला? ठीक है बेटे। तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें कुछ न्यूक्लियस नाम की चीज होती है तुम्हारी, राइट। ओके। तो इसमें जो बेटा न्यूक्लियस नाम की चीज तुम्हारी रहती है, ओके। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, उन्होंने कहा कि एटम के अंदर क्या आता है, क्या होता है? बीच में एक स्मॉल साइज में जो है न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। मतलब इतना छोटा होता है जैसे मान लो कि ये कोई तुम्हारा फुटबॉल का तुम्हारा कोई ग्राउंड है, राइट। ओके। तो उसके बीच में आप कोई फुटबॉल रख दो, इतना छोटा न्यूक्लियस तुम्हारा रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज जो होता है हमारा, वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। एंड द होल मास ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड ऑन दैट पोर्शन ओनली, राइट। कि एटम का जो होल मास है तुम्हारा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन में तो मास होता नहीं है, वो तो उसका मास तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। मास जो होता है वो किसका? इलेक्ट्रॉन का 2000 टाइम्स मास होता है, किसका? प्रोटॉन का, राइट। प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स होता है, राइट। तो प्रोटॉन का जो मास तुम्हारा होता है वो उसकी वजह से एटम का मास होता है, ठीक है, राइट। क्योंकि मास का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो एक एटम के अंदर जो है, अगर मटेरियल के नाम पर सिर्फ प्रोटॉन ही है, तो प्रोटॉन का जो मास होगा उसी की वजह से एटम का मास है। और यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सारा का सारा मास कहां है? बीच में कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है। उसने क्या बोला? इसका मतलब प्रोटॉन का पूरा पूरा झुंड जो है तुम्हारा, वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट। और सारा एटम का मास तुम्हारा इस न्यूक्लियस की वजह से ही होता है, अदरवाइज उसका मास सबका नहीं होगा, समझे। फिर बाद में देखा गया कि भाई चलो चल समझ लिया, समझ में आ गया भाई, आपने बताया न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, समझ में आया,
ठीक है। बट फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी तो एटम के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कहाँ गया। उन्होंने बोला जैसे सोलर सिस्टम में एक सन के अराउंड तुम्हारे सारे के सारे प्लैनेट्स तुम्हारे घूम रहे होते हैं ना, ऐसे ही तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के अराउंड तुम्हारा क्या है, घूम रहा होता है, ऐसा उन्होंने बताया। समझ आ रही है बात। इस तरीके से उन्होंने अपना मॉडल बताया था, ये था आपका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये उनका मानना था, जो मेन फीचर्स थे उसके वो यही थे। समझ आ रही बात, ठीक है ना, कि जो स्मॉल एटम्स, कोई भी एटम तुम्हारा जो होता है उसका उसके मिडिल पार्ट में जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सारे प्रोटॉन्स इसके अंदर ही होते हैं, सारा मास एटम का जो है इस सेंटर वाले पार्ट पर ही कंसंट्रेटेड रहता है तुम्हारा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एटम के आसपास में क्या है, घूम रहे होते हैं। समझ आई बात, ऐसा उन्होंने बताया। बाकी जो स्पेस है तुम्हारा एटम के अंदर वो क्या है, पूरा एम्प्टी है, अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है, सब कुछ आपका खोखला है, राइट। अब यहाँ पे इनका जो एटम का जो इनका एटॉमिक मॉडल था वो आपका डिस्कार्ड क्यों हुआ, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है ना, क्यों ये फेल हो गया उस पर हम लोग बात करते हैं अभी, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस देखेंगे बेटा, हम लोग बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स की, ठीक है। रदरफोर्ड्स की लिमिटेशन तुम्हारी क्या कहती है, क्यों इसका मॉडल जो था हमारा वो फेल हो गया, ठीक है। अब देखो सभी ने बोला कि भाई एटम में जो न्यूक्लियस तुम्हारा होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अगर मान लो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन जो होता है ना वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, समझे, क्योंकि सर्कल की क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर क्या था, हर एक पॉइंट पर जो कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है, यूसीएम में है, तो हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन वो चेंज होगी। अब डायरेक्शन चेंज होने से क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, समझे। तो इसलिए कोई भी मोशन जो तुम्हारा यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन कोई होता है, जो यूनिफॉर्मली वो बॉडी अगर मान लो सर्कुलेट कर रही है, मतलब बॉडी चल रही है, तो वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, ठीक है। मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, राइट। उसकी बॉडी की स्पीड जो है ना ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि स्पीड जो होती है वो डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, सॉरी वेलोसिटी जो होती है वो आपकी डायरेक्शनल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और डायरेक्शन जो बॉडी की सर्कल की क्या होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो अगर डायरेक्शन किसी बॉडी की चेंज होगी पर्टिकुलर मतलब मोमेंट ऑफ टाइम पर, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो भी चेंज होगी, ठीक है ना। स्पीड चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में एक्सेलेरेशन आएगा, राइट। अब वो एक्सेलेरेशन आएगा या डीएक्सेलेरेशन आएगा वो देखना पड़ता है, बट इसमें क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कोई भी सर्कुलर मोशन जो होता है इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। अब उसके बाद क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन में पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे बेटा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है अपना फास्ट स्पीड भागेगा, तो क्या होगा, एक तरफ वो न्यूक्लियस की तरफ खींचता चला जाएगा, खींचते 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 क्या होगा, फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, समझे। और ऐसा मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, वो आ गए थे, आप हायर क्लासेस में आप उसके बारे में पढ़ोगे। उन्होंने कहा था कोई भी जो आपका चार्ज पार्टिकल जो होता है जब वो मूव कर रहा होता है तो वो एनर्जी को एमिट कर रहा होता है अपने अंदर से, ठीक है। अब तुम अपने घर से बाहर निकले, ठीक है ना, खूब खर्चा कर यारो कर यारो कर यारो कर, एक टाइम बाद जब जेब खाली हो गई, शाम को घर आया तो अपने कि भैया तो लो एनर्जेटिक स्टेट में हम लोग आ गए, हमारी एनर्जी लो हो गई है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो लो एनर्जेटिक स्टेट जो होगी आपकी हो जाएगी, तो आप घर पे आराम से बैठ जाओगे। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होता है भाई, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो न्यूक्लियस में गिरी, एटम के न्यूक्लियस में अगर ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा गिर गया नीचे, तो उस केस में क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस में गिर चुके होंगे, ठीक है। तो विदाउट इलेक्ट्रॉन का कोई एटम तुम्हारा हो सकता है, तो कैथोड एक्सपेरिमेंट तुम्हारा बेकार हो जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे चले जाते हैं, और जो कोई भी जो तुम्हारा एटम है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता, और कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मैटर आपका एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब विदाउट इलेक्ट्रॉन के एटम को आप कंसीडर कर ही नहीं सकते। समझ आ रही बात, राइट। तो ऐसा जो था इसका जवाब उनके पास नहीं था कि ऐसा क्यों नहीं होता, एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहता है, वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, ठीक है ना। ये सारी चीज जो थी वो रदरफोर्ड का क्या बन गया, ड्रॉबैक बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो है कैंसिल आउट हो गया, समझे ना, आपका फेल हो गया, ठीक है बेटे। जहां पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तुम्हारा खत्म है, उसके अंदर लिमिटेशंस में ना एक इस तरीके से एनसीईआरटी में देखना, उसमें लिखा हुआ उसके अंदर एक पैराग्राफ है पूरा, उसे पढ़ना अच्छे से, ओके, और उसको वही से ही उसको आपको लिख के आना है, ठीक है बेटे, समझ आया। तो रदरफोर्ड की लिमिटेशन पढ़ लिया हमने, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया हमने। हम थर्ड साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, उनका नाम क्या था बेटे, नील्स बोर, ठीक है बेटे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटे, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बेटे बहुत मेहनत लगती है। और कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बताइएगा जरूर, ठीक, थैंक यू। देखिए तो हम लोग बात करते हैं बेटे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो था क्या था, बाद में जो हमारा आया बेटे नील्स बोर है, वो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे, राइट। तो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल तुम्हारा होता है वो, उसकी हम लोग बात करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि बेटे एटम तुम्हारा होता है, जी हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, कुछ शेल्स होती हैं, क्या होती हैं, कुछ शेल्स होती हैं इसके अंदर, एटम के अंदर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, शेल, क्या बोलते हैं, शेल, या एनर्जी लेवल, क्या बोलते हैं,
एनर्जी लेवल, राइट। समझ आ रही बात? ओके, तो इनको हम शेल्स बोलते हैं बेटे, एनर्जी लेवल बोलते हैं, इसको ऑर्बिट भी हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, राइट। ठीक है बेटे, तो ये जो होती है ना बेटे, इनको ये एटम के अंदर जो है कुछ एनर्जी लेवल्स तुम्हारे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इन शेल्स के अंदर ही रहते हैं। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होते हैं वो इन शेल्स के अंदर, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ना, ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन शेल्स के अंदर होते हैं। ये रीजन है कि वो न्यूक्लियस से टकराते नहीं है। समझ में आ रही बात? कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड इन दीस शेल्स विद डेफिनिट एनर्जी। मैं जितनी, जैसे मान लो कि एक शेल है तुम्हारी, है ये एटम के अंदर, लेट से कि मैं अगर बात करूं बेटे, जैसे लेट से कि एक शेल है, ये इसमें जितनी एनर्जी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा रहेगी रहेगी। इसकी वजह से वो न्यूक्लियस से हिट नहीं करेगा, टकराएगा नहीं, ठीक है? वो कभी खत्म ही नहीं होगी एनर्जी उसकी। कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारे मूव करते हैं तो वो एनर्जी को लूज करते हैं, एनर्जी को लूज करेंगे तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो उसने क्यों नहीं गिरते इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि वो अपने एक पर्टिकुलर शेल के अंदर रहते हैं और डेफिनेट एनर्जी होती है उस शेल के अंदर जो उसमें रहती रहती है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारे वो इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसका नाम उसने क्या रखा बेटे? के शेल, और उसके बाद वाली शेल को एल रखा और आउटर शेल को एम रखा। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स तुम्हारी होती हैं। इनकी जो नेमिंग थी तुम्हारी के एल एम, इस तरह इंटरनल शेल को हमारा के बोला, उसके बाद जो हमारी उसके बाद जो शेल थी बेटे उसे एल बोला, उसके बाद वाली शेल को एम, देन एन ओ पी। इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स हमारी होती हैं, राइट। समझे? और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जब वो अपना ऑर्बिट, मतलब अपनी शेल को चेंज करते हैं, बदलते हैं, यहां से वहां जाते हैं, या जैसे के से एल में जा रहे हैं, एल से एम में जा रहे हैं, या किसी दूसरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहे हैं, राइट, जा रहे हैं, तभी वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अदरवाइज उनकी एनर्जी जो होती है कांस्टेंट रहती है। जो शेल की एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो वो कभी खत्म नहीं होती है। बस इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को रिलीज कब करते हैं? कि जब वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एक्साइट या डी एक्साइट होते हैं। समझे ना? एक्साइट का मतलब एक शेल से दूसरी शेल में जंप करना, ठीक है? तो वो सब जब काम होते हैं तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी, ठीक है, ड्यूरिंग एक्साइटेशन, ड्यूरिंग देयर एक्साइटेशन, या कह सकते हैं और डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, ठीक है। अभी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तुम्हारा क्या होता है? वो तुम्हारा होता है बस इलेक्ट्रॉन का भी सिर्फ ये जान लो कि जब वो जंप करते हैं एक शेल से दूसरी शेल पे, जब वो अपनी शेल को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर गया, वो जाता है, समझे ना? तभी केमिकल रिएक्शन होती है, पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो जब ये इसे बोलते हैं एक्साइट और डी एक्साइट होना, ठीक है ना। जैसे क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम के अंदर जाता है, तो तभी तो वो एटम एटम से जुड़ता है। अभी बहुत सारी चीज आपकी आएंगी इसके अंदर, इससे कॉन्सेप्ट काफी सारे क्लियर होंगे हमारे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन अगर अपनी शेल के अंदर है तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो वो न्यूक्लियस से नहीं हिट करेगा, राइट। तो फर्स्ट वाली शेल को हम के बोलते हैं, सेकंड वाली शेल को हम क्या बोलते हैं बेटे? एल बोलते हैं बेटे। थर्ड वाली शेल जो हमारी n इक्वल टू 3 जो है हमारी क्या है? एम है। तो के एल एम ये हमारी क्या है? नंबर ऑफ शेल्स तुम्हारी रहती हैं, राइट। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि अब किसी भी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे होते हैं वो होते हैं, एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है? शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जाएंगे, मतलब के में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, एल में कितने जा सकते हैं, एम में कितने जा सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है बेटे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के इन्होंने कुछ रूल दिए थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। समझ आई बात? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब के एल एम में इलेक्ट्रॉन्स को बांटना, ठीक है। तो उन्होंने क्या फॉर्मुला दिया था बेटे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जो आते हैं उनका जो फॉर्मुला था वो था, मैं यहां लिख रहा हूं बेटे, 2n स्क्वायर, ठीक है। 2n स्क्वायर जो इनका नील्स बोर का फॉर्मुला था, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट शेल्स में, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के तुम्हारे रूल्स तुम्हारे क्या क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, के का मतलब क्या होता है बेटे? फर्स्ट वाली शेल n इक्वल टू 1। तो के शेल में मैं अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एन के प्लेस पे मैं बेटे 1 पुट कर दूंगा, राइट। तो आंसर क्या आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, राइट। सिमिलरली एल में अगर बात करूं, n इक्वल टू 2 पुट कर दूंगा बेटे। तो n इक्वल टू मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना आ गया बेटे? 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर मान लो कि एम की बात करूं, मतलब थर्ड वाली शेल की बात करूं, तो कितना आ जाएंगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा बेटे? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नील्स बोर ने बताया था, राइट।
ओके, ऑल राइट, देखिए राइट। तो बेटे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा चलता रहता है, ठीक है। और सेकंड रूल हमारा क्या था, अब हम रूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड रूल हमारा क्या था, उन्होंने बताया था कि एक एटम में के शेल में तुम्हारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, राइट। के शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। अदरवाइज उसके बाद एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, दे कैन कंटेन अकोमोडेट ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। एल एम एन के अंदर जो है तुम्हारे सिर्फ खाली मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब रह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो एक्सेप्ट के, ठीक है, अदर सेल्स कैन अकोमोडेट 8 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, बस 8 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं एक शेल के अंदर, 8 से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे नहीं आ सकते, ये हमारा, ठीक है, जो है सेकंड रूल था, ठीक है। ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट, ओके बेटे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अकोमोडेट हो सकते हैं इन एल एम एंड एन एंड सो ऑन शेल्स के अंदर, ठीक है। इस 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे नहीं आ सकते, समझ आ रही बात, ओके। और थर्ड रूल तुम्हारा क्या था बेटे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर, समझ आ रही है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं ना बेटे वो स्टेप वाइज मैनर में फिल होते हैं। स्टेप वाइज मैनर का मतलब क्या होता है कि पहले के शेल, अंदर की इंटरनल शेल्स पहले भरती हैं, उसके बाद बाहर की शेल भरेंगी, ठीक है। जब तक के में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते तब तक वो एल में नहीं जाने देगा, जब तक एल में 8 कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाते तब तक वो एम में नहीं जाने देगा, ठीक है। फिर एम में जब 8 कंप्लीट हो जाएंगे तब वो आपके आगे वाली शेल्स में जाएंगी, समझ आ रही है बात। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एक शेल में नहीं होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे जाते हैं। और जब तक इंटरनल शेल्स तुम्हारी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाती तब तक तुम्हारे एक्सटर्नल शेल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, ठीक है। तो अब हम लोग इससे एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, समझे। तो मैंने क्या बताया, हम कैसे देखते हैं, के एल एम, के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सी ध्यान दो, के में तुम्हारे मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, बाकी एल एम हो गया, एन हो गया, इसमें कितने कितने आते हैं 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इसमें जाते हैं मैक्सिमम, तो ये हमें याद रखना है, समझ आ रही बात। अब जैसे कि मान लो कि मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर देखूं, यहां देंगे सोडियम, क्या किया मैंने, सोडियम, इसका सिंबल क्या होता है बेटे, Na होता है, बोलो। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे होते हैं बेटे कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तुम्हारे, राइट। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अगर हैं इसमें, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सोडियम एक एटम है, बोलो। अब इसमें शेल्स होंगी के एल और एम, राइट। तो 11 में से कितने के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, राइट। 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन कितने गए के में, बचे कितने 9 में से एल में मैक्सिमम कितने जाते हैं 8 जाते हैं, ठीक है। बचा कितना एक कहां जाएगा एम में, तो 281 क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। अब मुझे अगर मान लो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे अगर इसका बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, एक न्यूक्लियस बना दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल, 3 शेल बनानी पड़ेगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा, इसमें कितने 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा, ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ओके। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर करते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी देखो ऑक्सीजन का देखते हैं क्या होता है, ठीक है बेटे। ऑक्सीजन का क्या है, O, इसका सिंबल होता है बेटे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कितने होते हैं 8 होते हैं, राइट। तो 8 है, तो 8 में से कितने 2 गए के में, बचे कितने 6 जाएंगे एल में, राइट। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुम्हारी हो जाती है, ठीक है ना। और बाद में इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका ऑक्सीजन का भी बन जाएगा, ठीक है ना। 2 शेल है, देखो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नहीं गया है इसका मतलब वो शेल ही नहीं है, ठीक है, बनाना नहीं होता। तो 2 शेल बनानी है, के और एक एल, के में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इसके अंदर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी हो जाती है, ठीक है बेटे। सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर समझ में आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए अब हम जैसे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देखो ये Z का मतलब क्या होता है, सी, ये Z का मतलब क्या होता है बेटे, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर। टेबल नंबर कौन सी है बच्चों, जल्दी बोलो, 4.1 है, 4.2 है, 4.1 है, आई गेस 4.1 एक एटॉमिक नंबर वाली टेबल है बेटे आपकी, देखना है ना, 4.1 है मेरे ख्याल से, चैप्टर 4 में 4.1 या 4.2 एटॉमिक नंबर की टेबल है, उसको रट लेना अच्छे से, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हम Z का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर। देखो अब कोई भी अलग किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मुझे अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स है कितने, समझे। तो जैसे मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, राइट। और जैसे लेट से कार्बन हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो बच्चों ये एटम्स है तुम्हारे, मुझे क्या करना है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे इसका बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मुझे पहले पता होना चाहिए इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता होंगे तभी तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से पता लगेंगे, इस टेबल से। इस टेबल के अंदर देखना कि मैग्नीशियम जो होता है ना बेटा उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, क्या होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटे 8 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ये तुम्हारे ना एटॉमिक नंबर के
पूरे एकदम 1 से लेकर 17 तक तुम्हें एज तुम्हें रटे होने चाहिए, ठीक है बच्चों, इट शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है बिल्कुल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये पूरे तुम्हारे 17 तक 18 तक तुम्हारे जो है तुम्हें पता होना चाहिए। समझ आ रही बात? अब जितना तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, Z का मतलब क्या है बेटे? एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर की तुम्हारी क्या है बच्चों? टेबल है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट? ओके, अब देखिए एटॉमिक नंबर तुम्हारा जितना होता है बेटे उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, ठीक है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। एक चीज ध्यान रख लो सारे बच्चे, जो ये फॉर्मूले तुम्हें बता रहा हूं मैं, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर हमारा होता है, जो मेरा एटॉमिक नंबर होता है ना बेटे, Z जो होता है वो बराबर होता है किस चीज के बेटे? प्रोटॉन नंबर के। प्रोटॉन नंबर के मतलब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो एटॉमिक, ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं, पढ़ लो इसको। तो इसी में से क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में बनेगा, ठीक है? तो प्रोटॉन, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज इट्स एटॉमिक नंबर, ठीक है? प्रोटॉन्स के नंबर को ही हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, समझ आ रही है? प्रोटॉन के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर बराबर होते हैं, ठीक है बेटे? और इलेक्ट्रॉन नंबर भी तुम्हारे बराबर होते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन नंबर, समझ आई बात? तो इसलिए हम लोग वो एटॉमिक नंबर वाली टेबल जो है ना उसको हम याद रखते हैं बिल्कुल, क्योंकि आपको जब तक वो टेबल याद नहीं होगी तब तक आप ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटम्स को के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाओगे, समझ आ रही बात? तो जैसे मैग्नीशियम के 12, इसका एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 17 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? आपको इलेक्ट्रॉन नंबर पता लग गए। अब क्या करोगे आप लोग? आप इसको अब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट? समझे? तो एक मैं बता दो, बाकी सारा आप बताना, ठीक है? अगर हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि यस सर हो गया, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, सब बताएंगे, ठीक है बेटे? मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन से तुम्हारे के में कितने? 2 बचे, कितने? 10 का मतलब एल में कितने आएंगे? 80 आएंगे, राइट? कितने बचे? 2, तो 282 इसकी एटॉम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट? इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगा? 1 2 3 तीन शेल्स हैं, एक के एल एम, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दोगे, राइट? के में कितने? 2, इसमें 8, इसमें 2, इस तरीके से आप लोग जो है इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, राइट? ओके बच्चों, ठीक है? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 and 6, क्या करोगे? 2 शेल बनाओगे, 2 शेल बनाओगे, एक के और एक एल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके, कार्बन का कितना होता है बेटे? 6 का मतलब क्या हो गया? के में गए 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? बचे कितने? 4 जाएंगे किसमें? एल में जाएंगे, ठीक है? एम इसमें है ही नहीं, 2 शेल बनेंगे इसके अंदर और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग फिल कर दोगे। सिमिलरली नाइट्रोजन का और क्लोरीन का, इसका आपका बेटे 2 और 5 हो जाता है, इसका 2 8 7 हो जाता है, राइट? इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सभी बनानी है, ठीक है? तो कुछ मैं आपको इसमें दे देता हूँ, इसको अपने आप से ट्राई करना, ओके? किसका? एल्यूमिनियम का बनाना, ठीक है? और बेरिलियम का बनाना, हीलियम का बनाना, ठीक है? हाइड्रोजन का बनाना, ठीक है? हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? एक है के में ही एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जाएगा और एल में कुछ नहीं गया तो वो शेल बनानी ही नहीं है, समझे? ध्यान रखना, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नहीं जाना है वो शेल हमें स्ट्रक्चर में नहीं बनानी है। तो हाइड्रोजन में कितनी शेल बनेगी? सिर्फ एक, कौन सी? के शेल बनेगी, कैसी? के, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है? जो टेबल है तुम्हारी उसके नीचे तुम्हारे इस टाइप के ना स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, हाइड्रोजन से लेकर के आपके वो आई गेस क्लोरीन तक बने हुए हैं, तो उसको आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से समझ में आएगी आपको, ठीक है बच्चों? ठीक है बेटे, समझ आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको पढ़ते रहिए। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है? वैलेंसी हम पढ़ेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ये चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों? फिर आयंस का फॉर्मेशन का मतलब एक क्लास अभी और लगने वाली है, तो ठीक है, इसको तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।